दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि स्पेसिफिक ओशन के बीच में एक ऐसा आइलैंड है जो नेचर ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है और ये आइलैंड इतना मैसिव है कि इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर समा सकता है, तो क्या आप बिलीव कर पाओगे? आप सोच रहे होंगे ये क्या बकवास है, इंसान आइलैंड कैसे बना सकता है समुंदर के बीच में, और बना भी लिया तो भी इतना बड़ा कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये पॉसिबल हुआ है और सबसे स्कैरी बात, ये आइलैंड बनाया नहीं गया, ये खुद ब खुद बन गया है इंसान की 80 साल की गलतियों की वजह से। ये आइलैंड ना बना है मिट्टी से, ना बना है पत्थर से, ये बना है सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक से। बॉटल्स, बैग, फिशिंग नेट्स, टॉयज और छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। साइंटिस्ट इसे कहता है द ग्रेट स्पेसिफिक गार्बेज पैच और इसका साइज है 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये सिर्फ एक है, लेकिन लिस्ट लंबा है दोस्तों। अटलांटिक में नॉर्थ अटलांटिक गार्बेज पैच, साइज 100 ऑफ किलोमीटर्स। इंडियन ओशन में गार्बेज पैच, साइज नापा नहीं गया लेकिन मैसिव है। साउथ अटलांटिक में 0.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मेडिटेरेनियन में प्लास्टिक सूप, हर कॉन्टिनेंट के पास अपना खुद का एक प्लास्टिक का आइलैंड मौजूद है। हर साल 8 मिलियन टन नया प्लास्टिक समुंदर में बहा दिया जाता है, मतलब हर मिनट में एक पूरा प्लास्टिक का गार्बेज ट्रक समुंदर में डंप हो रहा है, हर दिन 24 घंटे 365 दिन तक लगातार। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुआ था आज से 118 साल पहले बेल्जियम की एक छोटे से शहर। एक मिडिल क्लास परिवार, शूमेकर पिता और हाउसमेट माँ के घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था लेओ बेकलैंड। 1907 में उसने अपनी छोटी से लैब में बनाया बेकलाइट, दुनिया का सबसे पहला प्लास्टिक। तब प्लास्टिक बहुत कम इस्तेमाल होता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कंपनीज को लगा ये प्लास्टिक तो सोने का खान है, सस्ता है, स्ट्रॉन्ग है और किसी भी शेप में इसे बनाया जा सकता है। 1950 में सिर्फ 2 मिलियन टन प्लास्टिक बनाया गया। लोगों ने सोचा क्या बात है, बोतल टूटे नहीं, बैग्स फटे नहीं, टॉय बिल्कुल सेफ है। सबको लगा ये प्लास्टिक तो ह्यूमैनिटी के लिए एक वरदान है। लेकिन लियो बेकलैंड को क्या पता था कि वो जो मिरेकल मटेरियल्स बनाया है वो एक दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात ये है कि प्लास्टिक अब सिर्फ समुंदर में नहीं रहा, ये हमारी लाइफ सर्कल में एंटर हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ आम्स्टरडम के 2022 की एक स्टडी कहता है ये प्लास्टिक अब हमारी खून में है। डॉक्टर्स ने 22 लोगों की ब्लड टेस्ट किया जिसमें 17 लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक मिला और ये सब बिल्कुल फिजिकली नॉर्मल लोग थे। और सबसे डरा देने वाली बात ये भी है, प्रेग्नेंट लेडीज के पेट में जो बच्चा था उसके खून में भी प्लास्टिक मिल गया था, मतलब बच्चा जन्म लेने से पहले ही प्लास्टिक खा चुका था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंटिफिक एविडेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मिरेकल इन्वेंशन प्लास्टिक बन गया है ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। साल 1950s, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है। अमेरिका और यूरोप में एक नया एरा शुरू हो रहा है, द प्लास्टिक एज। लियो बेकलैंड की इन्वेंशन बेकलाइट अब मास प्रोडक्शन में है। कंपनीज का प्रॉमिस था सिंपल, बेटर लिविंग थ्रू द केमिस्ट्री। प्लास्टिक मतलब कन्वीनियंस, प्लास्टिक मतलब जो लंबा चले, और प्लास्टिक मतलब आज़ादी है नेचुरल मटेरियल्स की लिमिटेशन से। 1950 में ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 2 मिलियन टन। सुनने में ठीक ठाक लगता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1970 आते आते प्लास्टिक प्रोडक्शन 30 मिलियन टन पर ईयर पहुंच चुका था। 1990 में 100 मिलियन टन, 2000 में 200 मिलियन टन, 2010 में 300 मिलियन टन और 2020 तक 400 मिलियन टन पर ईयर पहुंच चुका था। एलन मैकार्थर फाउंडेशन का कैलकुलेशन है 1950 से आज तक हमने बनाया है टोटल 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक। ये वेट है 166 करोड़ हाथी के बराबर। लेकिन 1950s में किसी ने नहीं सोचा था कि ये मिरेकल मटेरियल्स क्या करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक का एक खास बात था जो इंसानों ने कभी समझा ही नहीं, कि प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। नेचुरल मटेरियल्स जैसे लकड़ी, पेपर, कार्टून, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको बैक्टीरिया और फंगस डिकम्पोज कर देता है। लेकिन प्लास्टिक का पॉलीमर चेन इतना मजबूत और आर्टिफिशियल है कि नेचर में कोई ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हुआ जो इसे एफिशिएंटली खत्म कर सके। मतलब समझिए, जो प्लास्टिक बोतल आपने कल फेंका वो 450 साल के बाद भी नेचर में रहेगा। जो प्लास्टिक बैग 1960 में फेंका गया वो आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की कहानी है। असली डिजास्टर तो तब शुरू हुआ जब ये प्लास्टिक डिस्पोजल फेस में पहुंचा, क्योंकि डिस्पोजल का कोई प्लान नहीं था। और जब डिस्पोजल का कोई प्लान नहीं था तो ये प्लास्टिक जाता कहाँ है?
समुंदर में, और वहाँ क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। समुंदर की सरफेस से 20,000 फीट ऊपर से देखने से प्लास्टिक पोल्यूशन का स्केल समझ आता है। और ये सिर्फ पैसिफिक में एक पैच नहीं है, ये एक ग्लोबल डिजास्टर है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, नॉर्थ अटलांटिक गार्बेज पैच, साउथ पैसिफिक पैच, साउथ अटलांटिक पैच, इंडियन ओशन पैच, टोटल 5 बड़े खतरनाक जोन हैं। लेकिन और भी कई सौ छोटे छोटे पैचेस बिना नाम के समुंदर में तैर रहे हैं। 2019 में फिलीपींस के डावो बीच के नज़दीक एक वेल मिला, कुवियर बेक्ड वेल, लेकिन वो मरा हुआ था। साइंटिस्ट ने जब वेल की ऑटोप्सी की तो उसके पेट से 40 किलोग्राम प्लास्टिक निकला। शॉपिंग बैग्स, चावल की बोरी, प्लांटेशन प्लास्टिक बैग। ये वेल लिटरली प्लास्टिक खाकर मर गया था। मारीन बायोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा कहता है हर साल 1 लाख मारीन एनिमल्स और 1 मिलियन सी बर्ड्स प्लास्टिक पोल्यूशन से मरते हैं। समुंदर में जो नेचुरल इकोसिस्टम था वो प्लास्टिक की वजह से खराब हो गया है। पाइथोप्लैंक्टन समुंदर की एक माइक्रोस्कोपिक पौधा जैसा जीव है जो फोटोसिंथेसिस के जरिए हवा में 50% तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। उसका घर भी अब तबाह हो चुका है। साउथ पैसिफिक में हंडरसन आइलैंड, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये आइलैंड इतना रिमोट है कि यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, कोई सिटी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा हो और नेचुरल होना चाहिए। लेकिन जब साइंटिस्ट यहाँ पहुँचा तो उन्होंने जो मिला वो शॉकिंग था। ये आइलैंड बन गया था दुनिया का सबसे ज़्यादा प्लास्टिक से भरी जगह। बीच पर हर स्क्वायर मीटर पे 671 प्लास्टिक का टुकड़े मिले। मतलब अगर आप चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो तो उस एक स्टेप के अंदर 60 से भी ज़्यादा प्लास्टिक टुकड़ा फैला हुआ था। समझे कितना डेंस था ये पोल्यूशन। ये छोटे से एरिया जहाँ इंसान का हाथ नहीं पहुँचा लेकिन प्लास्टिक पहुँच चुका था। प्लास्टिक पोल्यूशन का इनडायरेक्ट इफेक्ट है ओशन एसिडिफिकेशन। मतलब जब प्लास्टिक टूटता है तो केमिकल रिलीज करता है जो समुंदर को एसिडिक बनाते हैं और पीएच बढ़ा देता है। नतीजे में पिछले 200 साल में समुंदर 30% से भी ज़्यादा एसिडिक हो गया है, जिसके नतीजे में कोरल रीफ मर रहे हैं। समझिए कितना खतरनाक है ये। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के पास है और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, उसका 50% कोरल कवर पिछले 30 साल में बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये कोरल रीफ सिर्फ समुंदर देखने के लिए नहीं, ये है 25% समुद्री जीव जंतुओं का घर। मतलब जितने भी मछलियाँ, छोटे छोटे समुद्री जीव, उसका 1/4 हिस्सा कोरल रीफ में रहता है। दोस्तों सबसे शॉकिंग डिस्कवरी है 2019 में साइंटिस्ट का एक टीम मारियाना ट्रेंच में पहुंचकर देखा कि वहाँ भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। मारियाना ट्रेंच मतलब धरती का सबसे गहरी जगह, और उसके 11,000 मीटर नीचे जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, मतलब समुद्र की सबसे गहरी जगह में भी प्लास्टिक पहुँच गया था। और ये प्रूव करता है कि प्लैनेट की कोई जगह सेफ नहीं है प्लास्टिक पोल्यूशन से। लेकिन ओशन पोल्यूशन विजिबल है, असली इनविजिबल अटैक हो रहा है माइक्रोप्लास्टिक लेवल पे, जो दिखाई नहीं देता लेकिन डैमेज बिल्कुल कंप्लीट कर देता है बिना रुके। और ये इनविजिबल अटैक क्या है? ये है माइक्रोप्लास्टिक का हमारी बॉडी पे सीधा हमला। जैसे हमने शुरू में देखा था, ये अब हमारी खून में, हमारी सेल में घुस चुका है। चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमने अभी तक देखा कि प्लास्टिक समुंदर में क्या तबाही मचा रहा है, लेकिन आप बात करते हैं ये प्लास्टिक हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है। क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात कही थी कि ये सब हमारी खून में, हमारी सांसों में, हमारी खाने में, हर जगह घुस चुका है। माइक्रोप्लास्टिक ये क्या चीज़ है? ये है प्लास्टिक के 5 मिलीमीटर से भी छोटे छोटे टुकड़े। इतना छोटे हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। लेकिन ये छोटी होने की वजह से बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के हर सेल में घुस जाता है। ब्लड बैरियर ब्रेन्स जो हमारे ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है, वो उसे भी क्रॉस कर जाता है। लेकिन ये माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में आता कैसे है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2019 का रिपोर्ट बताता है प्लास्टिक बोतल का पानी जो हम सेफ समझकर पीते हैं वो सेफ नहीं है। WHO ने बहुत सारे बोतल वाटर टेस्ट किया तो पता चला कि उस पानी की 50% सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक है। टैप वाटर में 80%, नमक में 90%, बियर में 72%, शहद में 40%। मतलब हर चीज़ कॉन्टामिनेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल का कैलकुलेशन के मुताबिक एवरेज इंसान हर हफ्ते 5 ग्राम प्लास्टिक खाता है। मतलब कितना? एक क्रेडिट कार्ड के बराबर।
मतलब महीने में एक स्मार्टफोन की वेट प्लास्टिक आप कंज्यूम कर रहे हो, साल में कितना होगा सोचो। अब बात करते हैं ये प्लास्टिक हमारी बॉडी में क्या करता है। पहला इम्पैक्ट एंडोक्राइन सिस्टम पे, मतलब जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनाता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन, थायराइड हार्मोन। प्लास्टिक केमिकल्स हमारी नेचुरल हार्मोन्स की कॉपी करता है और बॉडी को कंफ्यूज कर देता है। नतीजे फर्टिलिटी प्रॉब्लम, बच्चों में जल्दी पुबर्टी मतलब वक्त से पहले बड़े होना, और हार्मोनल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम कंफ्यूजन, हमारे बॉडी माइक्रोप्लास्टिक को दुश्मन समझकर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू कर देता है और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बन जाता है जो आर्थराइटिस, दिल की बीमारी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कारण बनता है। तीसरा इम्पैक्ट, हवा में भी माइक्रोप्लास्टिक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हल का स्टडी कहता है लंदन की हवा में हर क्यूबिक मीटर्स पर 1000 प्लस प्लास्टिक फाइबर है और दिल्ली में ये कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना ज़्यादा है। मतलब हम सांसों के जरिए भी प्लास्टिक अंदर ले रहे हैं। चौथा इम्पैक्ट, पेट की प्रॉब्लम। माइक्रोप्लास्टिक हमारी इंटेस्टाइन बैक्टीरिया को खराब कर देता है। रिजल्ट डाइजेशन प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉपरली और मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो जाता है क्योंकि गट और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो दुनिया भर में कैंसर रिसर्च करता है, उसका कहना है प्लास्टिक के कई केमिकल्स कैंसर के कारण बन सकता है। मतलब लंबे समय तक प्लास्टिक एक्सपोजर से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे डरा देने वाली बात यह है एपिजेनेटिक्स चेंजेस। माइक्रोप्लास्टिक हमारे डीएनए एक्सप्रेशन टोटली चेंज कर देता है जो अगले जनरेशन तक भी पास हो जाता है। मतलब हमारा गलती हमारी बच्चों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो सवाल ये उठता है, अगर ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लॉ कहाँ है, रेगुलेशन क्या कर रहा है? चलिए देखते हैं सिस्टम का असली चेहरा। टू 2019 यूरोपियन यूनियन का एक एम्बिशियस प्लान, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, और टारगेट रखा 2021 तक डिस्पोजल प्लास्टिक आइटम कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। लेकिन रियलिटी चेक, 2024 में कंजम्पशन सिर्फ 15% कम हुआ है, एलिमिनेशन तो दूर की बात है। और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट ग्रीन वॉशिंग का गेम देखो। बड़े बड़े कंपनियां जैसे कोका कोला, पेप्सिको, यूनिलीवर, ये सब एडवर्टाइजमेंट में सस्टेनेबल पैकेजिंग का प्रॉमिस करते हैं, इको फ्रेंडली का नारा लगाते हैं। लेकिन ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक मूवमेंट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला ये वही कंपनियां हैं जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन फैला रहा है। मतलब बाहर से ग्रीन, अंदर से ब्लैक। रिसाइकलिंग का झूठ भी समझो, जब भी आप प्लास्टिक बोतल फेंकते हो रिसाइकिल बिन में, अब ये रिसाइकल हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ये सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली झूठ है। EPA मतलब अमेरिका के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का डेटा कहता है सिर्फ 9% प्लास्टिक एक्चुअली रिसाइकल होता है, बाकी 91% कहाँ जाता है? ये सब कचरा डंपिंग ग्राउंड में पड़ा रहता है, समुंदर में तैरता है या फिर जला दिया जाता है, जो एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। मतलब 100 बोतल में से सिर्फ 9 रिसाइकल होता है, बाकी 91 नेचर को बर्बाद करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बिहेवियरल स्टडी किया जिसमें पता चला जो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देता है। मतलब जब प्लास्टिक पोल्यूशन की बात आता है तो सब कहते हैं कंपनी बनाता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, मैं तो सिर्फ कंज्यूमर हूँ। ये साइकोलॉजी है जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफ्यूजन। मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन किसी का भी नहीं। लेकिन असली खेल समझो, प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोलियम से आता है। मतलब ऑयल कंपनियां BP, एक्सन मोबिल, शेल जैसे बड़े ऑयल कंपनियां का बिलियंस का डॉलर का इन्वेस्टमेंट है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। उसके लिए प्लास्टिक बंद करना मतलब अपने बिजनेस बंद करना है। और ये कंपनियां सिर्फ बातें नहीं रखते। प्लास्टिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हर साल सिर्फ अमेरिका में $30 बिलियन से भी ज़्यादा खर्च कर देता है लॉबिंग पे। मतलब पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस करना, रेगुलेशन को रोकना और साइंटिफिक स्टडी जो प्लास्टिक के खिलाफ है उसको डिस्क्रेडिट करना। और एक गंदी गेम है प्लास्टिक वेस्ट कॉलोनियलिज्म। डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका, यूरोप अपने प्लास्टिक वेस्ट डेवलप कंट्री में एक्सपोर्ट कर देता है। मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये एशियन कंट्रीज और कई अफ्रीकन कंट्रीज भी ग्लोबल डंपिंग ग्राउंड बन गया है। अमीर देश गरीब देश के ऊपर कचरा फेंकते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट की भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्लास्टिक प्रोडक्शन इतना डिसेंट्रलाइज है कि ट्रैकिंग मुश्किल है। कंपनियों पे पेनल्टीज इतना कम है
कि उसके लिए ये एक छोटा सा बिजनेस कॉस्ट जैसा है, वायोलेशन करने में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो दोस्तों रिजल्ट क्या निकलता है? रेगुलेटरी फेलियर, कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन, कंज्यूमर कन्फ्यूजन और बीच में सिर्फ टाइम निकल रहा है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ करंट सिचुएशन है। अगर हम आगे देखें, मैथमेटिक्स देखें, प्रोजेक्शन देखें, तो पिक्चर और भी खतरनाक हो जाता है। फ्यूचर क्या कहता है, चलिए नंबर के साथ समझते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं फ्यूचर की। एलन मैकार्थर फाउंडेशन ने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर प्लास्टिक प्रोडक्शन का रेट इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो 2050 तक, मतलब आज से सिर्फ 25 साल बाद, समुद्र में प्लास्टिक का वजन मछलियों की वजनों से ज्यादा हो जाएगा। सोचो एक बार, वजन के हिसाब से समुद्र में मछलियों से भी ज्यादा प्लास्टिक होगा। समुद्र जो जिंदगी का घर है, जिंदगी का सोर्स है, वो प्लास्टिक का गोडाउन बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब समझो, ये कभी स्लो नहीं होता, ये एक्सप्लोशन है। प्लास्टिक प्रोडक्शन हर साल 4% बढ़ रहा है। सुनने में थोड़ा लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स कहता है 4% एनुअल ग्रोथ मतलब हर 18 साल में प्रोडक्शन डबल हो जाता है। 2000 में 200 मिलियन टन, 2018 में 400 मिलियन टन और 2036 में 800 मिलियन टन होगा। ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इकोसिस्टम ट्रिपिंग पॉइंट, ये वो क्रिटिकल मोमेंट है जब डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है। जैसे एक ग्लास में पानी भरते हो, एक पॉइंट के बाद वो ओवरफ्लो हो जाता है और वापस नहीं आ सकता। मरीन इकोसिस्टम का ट्रिपिंग पॉइंट है जब माइक्रोप्लास्टिक की कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर लीटर सी वाटर हो जाएगा। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है करंट रेट से ये 2040 तक पॉसिबल है। उसके बाद समुद्री जीव परमानेंट खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज और प्लास्टिक पोल्यूशन एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहा है। हायर टेम्परेचर में प्लास्टिक फास्टर डिग्रेड होता है माइक्रोप्लास्टिक में, मतलब ग्लोबल वार्मिंग प्लास्टिक पोल्यूशन को एक्सीलरेट कर रहा है और प्लास्टिक पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज को। ये विशियस सर्कल है जिसमें दोनों एक दूसरे को और भी खतरनाक बना देता है। वेदर पैटर्न भी बदल रहे हैं। प्लास्टिक पार्टिकल्स अब एटमॉस्फेरिक करंट में ट्रैवल कर रहे हैं। आर्कटिक आइस में माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं जो इंसान से हजारों किलोमीटर दूर है। हिमालयन के ग्लेशियर में भी मिले हैं जहां कोई फैक्ट्री नहीं है। अंटार्कटिक स्नो में भी मिले हैं। धरती की सबसे सुनसान जगह, मतलब कोई जगह सेफ नहीं है, हवा के जरिए प्लास्टिक हर जगह पहुंच रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का स्टडी सबसे डरा देने वाली बात करता है। ओशन में जो प्लास्टिक ऑलरेडी है उसे रिमूव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्स नहीं है, स्केल बहुत बड़ी है। इवन दो आज से हम लोग सारा प्रोडक्शन बंद कर देते हैं तो भी अगले 100 साल से भी ज़्यादा तक ये प्लास्टिक जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। मतलब डैमेज परमानेंट हो चुका है। इकोनॉमिक मॉडलिंग देखो, मरीन इकोसिस्टम कोलैप्स का इम्पैक्ट क्या होगा। ग्लोबल इकोनॉमी पे 2.5 ट्रिलियन एनुअली का लॉस, ये सिर्फ डायरेक्ट लॉस है। फिशिंग इंडस्ट्री कोलैप्स, टूरिज्म इम्पैक्ट, हेल्थ कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट तो उससे भी ज़्यादा होगा। देश बैंकरप्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स क्रैश हो सकता है, फूड सिक्योरिटी खत्म हो सकता है। मैथमेटिक्स क्लियर है, साइंस क्लियर है, फ्यूचर प्रिडिक्टेबल है, लेकिन टाइम बहुत कम है। अगले 10 से 15 साल क्रिटिकल है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो अब आखिरी सवाल, क्या होप है, क्या सिचुएशन है, या फिर हम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करके चुप बैठे रहेंगे? नहीं दोस्तों, सॉल्यूशन है, लेकिन उन्हें समझना जरूरी है रियलिस्टिकली। दोस्तों शुरू से अभी तक हम सिर्फ प्रॉब्लम देख रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या सॉल्यूशन है? हाँ दोस्तों, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नीदरलैंड में द ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट, एक 18 साल के इनोवेटर बोयान स्लेट ने यह सिस्टम बनाया। 600 मीटर्स लंबा फ्लोटिंग बैरियर जो ओशन करंट को यूज करके प्लास्टिक ट्रैप करता है। ग्रेट स्पेसिफिक गार्बेज पैच से अब तक 1 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा प्लास्टिक निकाला जा चुका है। टेक्नोलॉजी प्रूफ है ओशन क्लीनअप पॉसिबल है। रवांडा एक छोटा सा अफ्रीकन देश जहां 2008 में प्लास्टिक कंप्लीटली बैन कर दिया गया। 99% सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। एयरपोर्ट पे जब टूरिस्ट उतरता है तो उससे प्लास्टिक का बैग ले लिया जाता है, अलाउड ही नहीं है, दुकानों में मिलता नहीं है, स्ट्रीट में दिखता नहीं है। ये प्रूफ करता है कि अगर पॉलिटिकल विल हो, अगर गवर्नमेंट सीरियसली चाहता है तो चेंज पॉसिबल है। इंडिविजुअल लेवल पे मूवमेंट शुरू हो गया है। जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल, रियूजेबल प्रोडक्ट, कॉन्शियस कंजम्पशन,
पॉलिसी लेवल पे भी कुछ कंट्री लीड कर रहा है। ताइवान का 95% रिसाइकल रेट, कोस्टारिका में सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेट, कैलिफोर्निया में माइक्रो प्लास्टिक मॉनिटरिंग लॉस, कॉर्पोरेट इनोवेशन भी हो रहा है। एडिडास ओशन से प्लास्टिक निकलकर उससे जूता बना रहा है। लूप रियूजेबल पैकेजिंग सिस्टम लॉन्च हो रहा है। बायोप्लास्टिक ऑल्टरनेटिव डेवलप हो रहे हैं जो एक्चुअली डिकम्पोज होते हैं। टेक्नोलॉजी में होप है। साइंटिस्ट ने प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम डेवलप किया है जो बैक्टीरिया में इंजीनियरिंग किया गया है। केमिकल रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी आ रहा है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी चेक भी बहुत ज़रूरी है। ये सब सॉल्यूशन है लेकिन स्केल देखो। प्लास्टिक प्रोडक्शन हर साल 400 मिलियन टन, क्लीन अप और रिसाइकल सिर्फ 40% टन, मतलब ओनली 10%। बाकी 90% कहाँ जा रहा है? नेचर में, समुंदर में, हमारी बॉडी में। अब सिर्फ 2 रास्ते हैं सामने। पहला रास्ता, ऐसे ही चलते रहे तो 2050 तक 12 बिलियन टन प्लास्टिक नेचर में होगा। समुंदर डेड जोन बन जाएगा, मछलियाँ खत्म हो जाएगा, फूड चेन कोलैप्स कर जाएगा। दूसरा रास्ता, अभी से सीरियस एक्शन लेना, प्रोडक्शन कम करना, क्लीन अप बढ़ाना, ऑल्टरनेटिव एडॉप्शन करना। एक बात याद रखो, हर प्लास्टिक आइटम जो आपने कभी यूज़ किया है वो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। जो बोतल आपने 10 साल पहले फेंका वो आज भी वही पड़ा है। जो बैग आपने कल यूज़ किया वो अगले 450 साल तक नेचर में रहेगा। ये सिर्फ नेचर की बात नहीं है दोस्तों, ये हमारी सर्वाइवल की बात है। माइक्रोप्लास्टिक हमारी खून में घूम रहे हैं। हमारी होने वाली जनरेशन ऑलरेडी अफेक्टेड है। अनबॉर्न बेबीज के बॉडी में भी प्लास्टिक है। ये ह्यूमैनिटी के सेफ फ्यूचर का सवाल है। साइंटिस्ट क्लियर कहता है अगले 10 साल क्रिटिकल है। ये डेकेड डिसाइड करेगा कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या होगा। या तो हम अभी से एक्शन लेंगे, ड्रास्टिकली प्रोडक्शन कम करेंगे, ऑल्टरनेटिव अडॉप्शन करेंगे, क्लीन अप एक्सेलरेट करेंगे, या फिर हम वेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे स्लोली सब कुछ खत्म होता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ गवर्नमेंट और कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हर एक इंसान की। और हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। पहली बात, प्लास्टिक बोतल बंद करो, आरओ वाटर पियो, या फिर मेटल या ग्लास के बोतल यूज़ करो जो बार बार यूज़ हो सके। एक रियूजेबल बॉटल खरीदो, जिंदगी भर उसे यूज़ करो। दूसरी बात, शॉपिंग के लिए अपने खुद का जूट का बैग, खुद का कपड़े का बैग या पेपर बैग ले जाओ। प्लास्टिक कैरी बैग्स लेना बिल्कुल बंद कर दो। दुकानदार प्लास्टिक बैग दे तो मना कर दो। इंसिस्ट करो कि सिर्फ पेपर बैग्स या कार्डबोर्ड पैकेजिंग ही चाहिए। तीसरी बात, पैकेज फूड खरीदने से पहले पैकेजिंग देखो। प्लास्टिक पैकेजिंग अवॉइड करो। कार्डबोर्ड, पेपर, ग्लास ये ऑप्शन चूज करो। मार्केट में लूज आइटम बहुत मिलता है, उसे भी खरीदना शुरू करो। चौथी बात, डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम जैसे प्लेट्स, स्पून, स्ट्रॉ, इन्हें कंप्लीटली अवॉइड करो। स्टील के प्लेट यूज़ करो, ग्लास यूज़ करो, मेटल के स्पून यूज़ करो। ये छोटी छोटी चेंजेस लगता है, लेकिन अगर करोड़ों लोग ये चेंजेस करें तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। एक इंसान एक साल में एवरेज 100 प्लास्टिक बोतल यूज़ करता है। अगर आप आज से बंद करो तो 100 बोतल कम। अगर 1 करोड़ लोगों ने बंद करे तो 1 बिलियन बोतल कम। प्रॉमिस करो आपसे, प्रॉमिस करो खुद से, मैं प्लास्टिक का कम यूज़ करूँगा, मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनूंगा। ये प्रॉमिस ज़रूरी है। प्लास्टिक ने हमारी ज़िंदगी को परमानेंटली बदल दिया है। 118 साल पहले एक इन्वेंशन थी, लेकिन 80 साल पहले एक मिरेकल बन गया। आज एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया। अब सवाल ये है कि प्लास्टिक पावरफुल है या नहीं। सवाल ये है कि हम प्लास्टिक से ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं, क्या हम अपने गलती को सुधार सकते हैं? चॉइस हमारी हाथ में है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इंस्पायर किया तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ग्लोबल अवेयरनेस फैलाने के लिए हर एक शेयर ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए अपनी और अपनी दुनिया का ख्याल रखिए। नमस्कार।